दोस्तों, जरा एक तस्वीर की कल्पना कीजिए। रात के 12 बज चुके हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों लोग बैठे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं। कोई नारे लगा रहा है, कोई अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है। और उसी अंधेरे में पुलिस की भारी टुकड़ी पहुंच जाती है। शुरू होती है वो कार्रवाई जो अब पूरे देश में सवाल खड़े कर रही है। लोगों को खींच खींच कर उठाया गया, बसों में ठूसा गया, हिरासत में लिया गया। कुछ प्रदर्शनकारी हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे थे, कुछ पुलिस के सामने घुटनों पर बैठ गए और एक ने तो साफ कह दिया कि हमें गोली मार दो लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें गोली दो, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये तस्वीरें आधी रात को जंतर मंतर से आई और अब इन्हें देखकर पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या ये वही दिल्ली पुलिस नहीं है जहां कुछ हफ्ते पहले भी बच्चों पर लाठियां बरसाई गई थी, जहां पैलेट गन चली थी, जहां सादी वर्दी में लोग घुसाए गए थे और अब वही सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। पिछली बार जो हुआ था उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई है। अभी उसकी रिपोर्ट आई भी नहीं और उसी जगह पर दोबारा वैसा ही मंजर देखने को मिल गया। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डर नहीं है? क्या पुलिस को कोई सबक नहीं मिला? और क्या अमित शाह, जिनके इस्तीफे की मांग पहले से ही तेज हो रही थी, उनकी मुश्किलें अब और भी बढ़ने वाली हैं? पूरा मामला क्या है? ये प्रदर्शन क्यों हो रहा था और क्यों ये पूरी घटना केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बनने जा रही है? इसे विस्तार से समझते हैं। पहले बात करते हैं इस प्रदर्शन की पृष्ठभूमि की। ये कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था। इस बार का मुद्दा था आरक्षण, और आरक्षण का मुद्दा भारत में हमेशा से बहुत संवेदनशील रहा है। इस बार जो प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पहुंचे, उनकी मांग थी कि आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। यानी जो सच में गरीब है उसे आरक्षण मिले, चाहे वो किसी भी जाति का हो। साथ ही उनकी ये मांग भी थी कि यूजीसी के हाल ही में जारी कुछ नियम वापस लिए जाएं जिन पर उन्हें आपत्ति है। इस पूरे आंदोलन को नाम दिया गया रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, और इसकी अगुवाई एक इंस्टाग्राम पेज ने की जिसने युवाओं से जंतर मंतर पहुंचने की अपील की थी। सोशल मीडिया के जरिए हजारों युवा जुटे और जंतर मंतर पर पहुंच गए। यहां से असली कहानी शुरू हुई। पुलिस का कहना है कि इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। उन्हें रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने को कहा गया था, लेकिन प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पहुंचे और वहीं बैठ गए। यहीं से टकराव शुरू हुआ। पुलिस ने पहले हल्के फुल्के तरीके से हटाने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे कार्रवाई तेज होती चली गई और आधी रात होते होते पूरा माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ गया। प्रदर्शनकारियों को खींच खींच कर हटाया गया, बसों में भरा गया, हिरासत में लिया गया। कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ ने पुलिस के सामने हाथ जोड़े, कुछ ने कहा कि हमें भीख नहीं मांगनी, हमें अपनी बात कहनी है। लेकिन पुलिस अपने काम पर लगी रही और यहीं से आंदोलन के नेताओं ने एक नया पैंतरा अपनाया। आंदोलन के प्रमुख नेता हर्ष दुबे ने अपील की कि सब लोग राजघाट पहुंचे। राजघाट यानी महात्मा गांधी की समाधि, जो अहिंसा और सत्याग्रह का प्रतीक है। कोई वापस मत जाना, राजघाट आ जाओ सभी। ये अपील बहुत चालाकी भरी थी, क्योंकि राजघाट भारत की एक ऐसी जगह है जहां किसी भी सरकार के लिए बल प्रयोग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखते ही देखते वहां भी भीड़ जुट गई और पुलिस को वहां भी वही कार्रवाई करनी पड़ी। यानी एक जगह से हटाओ, दूसरी जगह से हटाओ, एक तरफ से बच जाओ, दूसरी तरफ से पकड़ लिए जाओ। यही पूरा दृश्य देखकर लोगों को हैरानी हुई कि कुछ हफ्ते पहले जो जंतर मंतर पर हुआ था उसी की आवृत्ति फिर से हो रही है। बल्कि इस बार तो और भी बुरी तस्वीरें आई, क्योंकि ये सब आधी रात को हुआ। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले प्रदर्शन की जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी बना दी है, जब उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, तब पुलिस ने फिर से वैसी कार्रवाई क्यों की? क्या पुलिस को कोई सबक नहीं मिला? क्या दिल्ली पुलिस को इतना यकीन है कि कुछ भी हो जाए कोई कार्रवाई नहीं होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके पीछे कोई ऊपर का आदेश है? दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है और गृह मंत्रालय के मुखिया अमित शाह हैं। तो जो कुछ भी दिल्ली में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे गृह मंत्रालय पर आती है। पिछली बार जब जंतर मंतर पर बच्चों पर लाठियां चली, तब भी यही सवाल उठा था, आदेश किसने दिया? दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा कि पूरा फैसला जिला स्तर पर लिया गया, ऊपर से कोई आदेश नहीं था। लेकिन कोई भरोसा नहीं कर पाया इस बात पर। और अब जब वही घटना दोहराई गई है तो शक और भी ज्यादा गहरा हो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ऊंचे स्तर से यही संदेश जा रहा है कि विरोध को दबाओ, विरोधियों को कुचल दो, चाहे कुछ भी हो। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबसे बुनियादी अधिकार है। लोग सड़क
पर उतर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी मांगे पेश कर सकते हैं। जब तक ये विरोध शांतिपूर्ण है तब तक इसे दबाना कोई भी सरकार का अधिकार नहीं है। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है, हर बार जब कोई विरोध होता है पुलिस पहुंच जाती है और लोगों को खींचकर हटा दिया जाता है। ये लोकतंत्र नहीं, ये कुछ और ही है और ये स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। जिस जगह पर यह सब हो रहा है वो जंतर मंतर है। जंतर मंतर हमेशा से भारत में विरोध प्रदर्शन का एक ऐतिहासिक केंद्र रहा है। यहाँ किसान आए, मजदूर आए, महिलाएं आए, दलित आए, विद्यार्थी आए, हर वर्ग ने यहाँ पर अपनी आवाज उठाई। अन्ना हजारे का पूरा आंदोलन इसी जंतर मंतर से शुरू हुआ था और उस समय भी बीजेपी ने ही इस आंदोलन का समर्थन किया था। कहा था कि विरोध का अधिकार सबको मिलना चाहिए, सरकार को जनता की सुननी चाहिए। लेकिन आज जब खुद सत्ता में है तो वही बीजेपी उसी जंतर मंतर पर विरोध नहीं होने दे रही। ये कैसा दोहरा मापदंड है। कल तक जो विरोध सही था आज गलत कैसे हो गया। कल तक जो जनता की आवाज थी आज कानून व्यवस्था का मामला कैसे बन गया। इस पूरे प्रकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पुलिस का तर्क है कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। बात सही है, अनुमति नहीं थी, लेकिन क्या अनुमति ना होने का मतलब है कि लोगों पर बल प्रयोग किया जाए, आधी रात को हटाया जाए, हिरासत में लिया जाए। दुनिया के लोकतंत्रों में अनुमति ना होने वाले प्रदर्शनों से निपटने के लिए कई तरीके हैं। पहले चेतावनी दी जाती है, फिर बातचीत की जाती है, फिर बीच का रास्ता निकाला जाता है। लेकिन आधी रात को बल प्रयोग करना ये सबसे आखिरी विकल्प होना चाहिए, ना कि पहला। यहां तो लगता है कि पहला ही विकल्प यही अपनाया गया और यही दिखाता है कि दिल्ली पुलिस की सोच कैसी है। उन्हें लगता है कि हर विरोध को ताकत से दबाया जा सकता है, लेकिन इतिहास बताता है कि जितना ज्यादा दबाया जाता है उतना विरोध बड़ा होता है। एक तरफ धीरे धीरे बुझती आग को अगर आप जोर से फूकेंगे तो वो और भड़केगी। यही आज हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है, इस बार का प्रदर्शन आरक्षण के मुद्दे पर था और आरक्षण भारत का सबसे विवादित मुद्दा रहा है। इस पर कोई भी सरकार आसानी से फैसला नहीं दे पाती। सत्ता पक्ष के अंदर भी इस पर अलग अलग राय है। एक हिस्सा चाहता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, दूसरा चाहता है कि जातिगत आरक्षण जारी रहे। तो जब प्रदर्शनकारी आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे थे तो सरकार को उन्हें सुनना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, एक मंच देना चाहिए था, लेकिन नहीं, सीधे पुलिस भेज दी गई। ये तरीका ना सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर देश में पहले भी बहुत बड़ी हिंसा हो चुकी है। मंडल आयोग के समय पूरे देश में आग लगी थी। तो इस मुद्दे को इतनी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सरकार को समझना चाहिए कि आरक्षण के सवाल पर जो बच्चे सड़क पर आते हैं वो अपना भविष्य लेकर आते हैं। उनकी नौकरी का सवाल है, उनके परिवार का सवाल है, उनकी जिंदगी का सवाल है। इन्हें सिर्फ भीड़ मत समझिए, ये देश के भविष्य है। अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो नाराजगी बढ़ती जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात है, प्रदर्शनकारियों ने ऐलान कर दिया है कि अब वो इस आंदोलन को दिल्ली के बाहर ले जाएंगे। यानी अब ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं रहेगी बल्कि पूरे देश की समस्या बनेगी। और जब कोई आंदोलन पूरे देश में फैलता है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर राज्य में अलग अलग स्थानीय मुद्दे जुड़ जाते हैं, अलग अलग वर्ग जुड़ जाते हैं और आंदोलन एक बहुत बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लेता है। दिल्ली में जो जंतर मंतर पर हुआ था छात्रों का आंदोलन, वो भी शुरू में एक स्थानीय मामला था, लेकिन देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हर जगह छात्र सड़कों पर उतरे। अब आरक्षण का आंदोलन भी उसी दिशा में जा सकता है और ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण है। जो हाई पावर कमेटी पिछले प्रदर्शन की जांच के लिए बनाई गई है, अब उसके सामने एक नई चुनौती है। क्या वो इस नई घटना को अपनी जांच के दायरे में लेगी? क्या अब सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर संज्ञान लेगा? क्या दिल्ली पुलिस को जवाब देना पड़ेगा कि आधी रात को ये कार्रवाई क्यों की गई? ये सारे सवाल हवा में हैं और इनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सख्त रुख अपनाया तो सरकार के लिए स्थिति और मुश्किल हो जाएगी। पहले से ही अमित शाह के इस्तीफे की मांग तेज हो रही है और अब ये नई घटना उन मांगों को और तेज कर देगी। सत्ता पक्ष चारों तरफ से घिरता जा रहा है। एक तरफ छात्रों का आंदोलन, दूसरी तरफ किसानों की नाराजगी, तीसरी तरफ महिलाओं के मुद्दे, चौथी तरफ अब आरक्षण का सवाल। इतने सारे मोर्चे एक साथ खुले हुए हैं कि किसे संभाले और किसे छोड़ें ये तय करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक बात और ध्यान देने वाली है, इस पूरे आंदोलन को एक इंस्टाग्राम पेज ने शुरू किया था, यानी अब पूरा आंदोलन का तरीका बदल चुका है। पहले नेता होते थे, बड़ी रैलियां होती थी, फिर लोग जुटते थे। अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दो और हजारों लोग जुट जाते हैं। ये बदलाव सत्ता पक्ष के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि जब आंदोलन का कोई एक बड़ा नेता नहीं होता तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है।
किसी नेता को गिरफ्तार करके आंदोलन नहीं दबाया जा सकता, किसी दफ्तर पर कब्जा करके आंदोलन नहीं तोड़ा जा सकता। सोशल मीडिया आंदोलन का ये सबसे बड़ा फायदा है और सत्ता पक्ष इसका जवाब देने में असफल रहा है। हर बार जब कोई नई घटना होती है तो पुलिस भेज देते हैं, हिरासत में ले लेते हैं, लेकिन इससे आंदोलन खत्म नहीं होता बल्कि नए नए रूप में सामने आता रहता है। अब बात करते हैं मीडिया की भूमिका की। इस पूरे मामले पर मुख्यधारा के मीडिया ने कैसी कवरेज दी है, ये देखने वाली बात है। ज्यादातर बड़े चैनल इस पर चुप हैं या फिर बहुत सीमित कवरेज दे रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं और तस्वीरें पूरे देश तक पहुंच रही है। यही आज के जमाने की खासियत है। पहले टीवी चैनल तय करते थे कि क्या दिखाना है और क्या छुपाना है, अब लोग खुद तय करते हैं कि क्या देखना है और क्या शेयर करना है। और यही सत्ता पक्ष के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। पहले किसी घटना को दबाना आसान था, अब बहुत मुश्किल है। हर मोबाइल एक कैमरा है, हर व्यक्ति एक रिपोर्टर है, हर सोशल मीडिया अकाउंट एक चैनल है। ये पूरा तंत्र सत्ता पर नए तरीके से दबाव बना रहा है। यही जनता की असली ताकत है इस डिजिटल युग में। इस पूरे प्रकरण में और सवाल उठता है, जब लोग अपनी बात कहने के लिए सड़क पर आते हैं तो सरकार को क्या करना चाहिए? जवाब बहुत सरल है, बात सुननी चाहिए। हर मांग पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम बात तो सुनी जा सकती है। एक बैठक बुलाई जा सकती है, एक कमेटी बनाई जा सकती है, एक सुझाव दिया जा सकता है, लेकिन नहीं। सत्ता पक्ष इन सब से दूर अपनी गहरी नींद में सोया हुआ है और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या ये छात्र आंदोलन, आरक्षण का ये आंदोलन पूरे देश में फैल सकता है। बाकी आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।